टू नर्सिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज टीपीएन, जो कि होने वाला है हमारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो आज बात करेंगे कि किस तरीके से आप टीपीएन प्रोवाइड करते हो, किन पेशेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हो और क्या क्या आप जो है प्रोवाइड कर सकते हो, कि क्या चीज़ कितना एनर्जी देता है। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर टीपीएन की बात करें तो टोटल पेरेंट्रल फ्लूइड हम न्यूट्रिशन की बात करने वाले हैं। ठीक है, लाइक अगर मान लो किसी पेशेंट को वो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम यूज़ नहीं कर पा रहा है, यानी कि वो माउथ से इनटेक नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, वाया वेन्स उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, टीपीएन बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि क्या टीपीएन होता है और डिटेल डिस्कस करेंगे आज टीपीएन के बारे में। एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो यहाँ पे आपका ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को एग्जाम में मिल जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा है टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, यानी कि टीपीएन। तो अगर बात करें कि क्या होता है हमारा पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, लाइक टीपीएन हमारा क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं कि किसी भी चीज़ को, यानी कि जब आप किसी पेशेंट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं वेन्स के थ्रू, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, उनकी वेन्स के थ्रू उनकी बॉडी में क्या कर रहे हो, न्यूट्रिएंट्स दे रहे हो, न्यूट्रिशन दे रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली अगर बात करें तो ज़्यादातर पेशेंट्स, लाइक अगर बात करो कैंसर पेशेंट है, ठीक है, या किसी को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक प्रॉब्लम है, ठीक है, वो, प्लस अगर बात कर लो कि हमारे जो पेशेंट्स हैं जो माल नरिश्ड पेशेंट होते हैं, ठीक है, माल नरिश्ड या माल न्यूट्रिशन वाले पेशेंट जो होते हैं उनको आप कह सकते हो। प्लस अगर बात की जाए कि बाकी चीज़ें, लाइक कौन कौन ऐसे हो सकते हैं जिनको हम टीपीएन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो सभी लोग इसमें आ जाते हैं जो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड उनको कोई प्रॉब्लम होती है, सो दैट उनको टोटल न्यूट्रिशन जो है प्रोवाइड किया जाता है वेन्स के थ्रू, ताकि वो अपनी डे टू डे जो एक्टिविटीज़ है या जो भी उनकी ड्यूटीज़ हैं वो प्रॉपर तरीके से कर सके। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें कि टीपीएन क्या क्या, हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि टीपीएन होता क्या है, यानी कि क्या न्यूट्रिशन हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर मैं बताऊं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जो हमारे कार्ब होते हैं वो किस फॉर्म में दिए जाते हैं, डेक्सट्रोज फॉर्म में आप कार्बोहाइड्रेट पेशेंट को देते हो। ठीक है, प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन आप देते हो अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें फैट की, तो फैट आप दोगे इमल्सिफाइड फॉर्म में। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट, मिनरल, विटामिन्स एंड वाटर वाया वेन्स, ये सभी चीजें आप कैसे देते हो, वेन्स के थ्रू देते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेन बात जो है समझने वाली वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट जाता है हमारा किस फॉर्म में, डेक्सट्रोज फॉर्म में, प्रोटीन जाता है अमाइनो एसिड फॉर्म में और फैट जाता है इमल्सिफाइड फॉर्म में। ठीक है, तो ये चीजें हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, वेन्स के थ्रू, उसी को हम क्या बोलते हैं, टीपीएन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपना कि हमारा जो कंपोनेंट्स है टीपीएन के, कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट, कि कार्बोहाइड्रेट ऐसा कंपोनेंट है जो किस फॉर्म में जाता है, हमारा डेक्सट्रोज फॉर्म में जाता है। तो अगर बात करें 1 ग्राम कार्ब की, तो वो आपको 4 किलो कैलोरी जो है वो एनर्जी के फॉर्म में प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अगर बात करें प्रोवाइड 50 to 70% ऑफ टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, यानी कि जितनी बॉडी को जरूरत पड़ती है उसके 50 से
70% जो है वो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड आपको कराता है, ठीक है। कंसंट्रेशन की बात करें तो 5 to 50% ऑफ कार्ब इन टीपीएन, यानी कि अगर टीपीएन में बात करें तो 5 to 50% जो है कंसंट्रेशन हमें मिलता है किसका, कार्ब का, और 10% डेक्सट्रोज यूज्ड इन टीपीएन, यानी कि जो हमारा D10 होता है वो हम एज अ कार्बोहाइड्रेट देते हैं पेशेंट को टीपीएन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए हमारा प्रोटीन, तो नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा होता है क्या, प्रोटीन, ठीक है। मैं आपको बताऊं तो आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1 ग्राम प्रोटीन कितने किलो एनर्जी आपको प्रोवाइड कराता है, ये सभी आपको ऑप्शन में मिल जाते हैं, क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, इसीलिए आपको यहाँ पे फोकस करा रही हूँ कि यहाँ पे से कंपोनेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 1 ग्राम प्रोटीन की अगर बात करें तो 4 किलो कैलोरी प्रोवाइड कराता है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन की बात करें तो 3.5 to 20% हमें देखने को मिलता है। 15 से 20% ऑफ टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट बॉडी को चाहिए, तो ये क्या कितना प्रोवाइड कराता है, 15 to 20%, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट अगर देखें तो हमारा रहने वाला है फैट या फिर लिपिड आप बोल सकते हो। तो फैट और लिपिड की अगर बात की जाए तो 1 ग्राम ऑफ फैट या लिपिड हमें प्रोवाइड करता है 9 किलो कैलोरी एनर्जी, ठीक है। वहीं अगर बात करें तो ये 10 to 30% ऑफ टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी पूरी करता है, ठीक है। लिपिड्स श्योर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि लिपिड्स अगर बात करें देने की पेशेंट को तो हमारे जितने भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन है हम उनको देते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि हमारे ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो क्या कराते हैं, यानी कि लिपिड्स के कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये अलग अलग आपके एसिड्स हैं, किसके, लिपिड्स के कंपोनेंट्स के यहाँ पे नाम है, तो लिनोलिक एसिड, ठीक है, लिनोलिनिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड और पैल्मिफिक एसिड, ये सारे फॉर्म ऑफ लिपिड जो है कंपोनेंट बोल सकते हो, यहाँ पे आपको पूछे जा सकते हैं, तो ये सभी नाम और इनके डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि यूज्ड इन इमल्सिफाइड फॉर्म, यानी कि ये जितने भी लिपिड के अलग अलग फॉर्म हैं ये किस चीज में यूज किए जाते हैं, इमल्सिफाइड फॉर्म में यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब मैं बताऊं कि इमल्सिफिकेशन, तो इमल्सिफिकेशन के लिए आपको यूज किया जाता है क्या, एग यॉक यूज किया जाता है और सनफ्लावर ऑयल जो है यूज किया जाता है, किस लिए, किसी भी चीज को इमल्सिफाइड फॉर्म में लाने के लिए, ठीक है। तो अब बात की जाए कि अब हमने ये तो देख लिया कि हम ये सब यूज करके इमल्सिफिकेशन करना है तो एग यॉक प्लस सनफ्लावर यूज करना है, लेकिन आपको मैं बताऊं कि हमें उससे पहले ये भी पूछ लेना है पेशेंट से कि क्या उसको किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है इन दोनों में से, यानी कि कोई पेशेंट को अगर एग यॉक या फिर सनफ्लावर ऑयल से एलर्जी है तो यहाँ पे उसके लिए ये हार्मफुल हो सकता है, तो ये चीजें आपको पहले से ही पेशेंट से कंसर्न कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि फैट ट्रांसफ्यूजन, अगर हम बात करें किसी पेशेंट को क्या हो रहा है, फैट ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन करना है किसका, एडवर्स इफेक्ट का, यानी कि अगर हम कोई भी चीज, कोई भी ड्रग या कुछ भी अगर पेशेंट को देते हैं तो उसका एडवर्स इफेक्ट हमें देखना पड़ता है, या साइड इफेक्ट बोल सकते हो कि साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है किसी चीज का, तो उसके लिए हमें ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो ऑब्जर्व द क्लाइंट फॉर इनिशियल 30 मिनट्स, आपको पेशेंट को अगर फैट देना है तो उसके एडवर्स इफेक्ट के लिए आपको क्या करते रहना है, ऑब्जर्व करना है पेशेंट को, प्लस मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि आपको क्या करना है, 30 मिनट्स तक पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, जब से आप स्टार्ट कर रहे हो उसको क्या, फैट ट्रांसफ्यूज करना, ठीक है। मॉनिटर वाइटल साइंस एवरी 10 मिनट, यानी कि हर 10 मिनट बाद आपको क्या करना है, वाइटल साइंस लेने हैं इन टिल 30 मिनट्स, यानी कि आपको हर 10 मिनट में इनिशियल जो 30 मिनट्स है उसमें आपको क्या करना है, वाइटल साइन चेक करना है, क्या हो गया फिर अगर बात की जाए 30 मिनट में तो 3 बार आपको क्या करना है, वाइटल्स लेने हैं,
ठीक है। अगर बात करें इनिशियल रेट शुड बी स्लो एट द रेट ऑफ 1 ml पर मिनट फॉर द फर्स्ट 30 मिनट्स। और आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब आप शुरू करते हैं फैट ट्रांसफ्यूजन तो 1 ml पर मिनट का जो फ्लो रेट है वो आपको मेंटेन करना है, यानी कि शुरुआत में आपको स्लो रखना है 30 मिनट्स तक, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि अगर आपको लगता है कि कोई एडवर्स इफेक्ट जो है वो देखने को हमें मिल रहा है तो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ये आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो नोट करके ये लिखना कि हमें स्टॉप करना है इन्फ्यूजन और नोटिफाई करना है हेल्थ केयर प्रोफेशनल को, यानी कि आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना है, ठीक है। क्या करना है, एकदम से स्टॉप करना है अगर कोई एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहा है और हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। कॉज ऑफ एडवर्स इफेक्ट या फिर रिएक्शन क्या हो सकता है, क्या कॉज हो सकता है कि पेशेंट को क्या देखने को मिल रहा है, हमें जो एडवर्स इफेक्ट है वो देखने को मिल रहा है। तो एलर्जी अगर किसी पेशेंट को है एग यॉक से या सनफ्लावर ऑयल से, ठीक है, तो हमें क्या है एलर्जी कंडीशन देखने को मिल सकती है या एडवर्स जो हमारा इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा अगर पेशेंट को एलर्जी है दोनों में से किसी भी एक चीज से या दोनों से ही, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट, अगर मैं बात करूं कि क्या क्या ऐसे साइंस आपको दिख सकते हैं जब पेशेंट को क्या हो रहा हो, एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहा हो, ठीक है। तो लो ग्रेड फीवर विद चिल्स, यानी कि पेशेंट को लो ग्रेड फीवर रहेगा, ठंड से बुखार आएगा, ठीक है, चिल्स उसको फील हो गए। रेडनेस एंड इचिंग, यहाँ पे आपको पेशेंट को रेडनेस देखने को मिलेगा, इचिंग देखने को मिलेगा, नोजिया, वॉमिटिंग, डिज्निया, हेडेक एंड बॉडी एक, ये सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है जो आपको देखने को मिलते हैं कब, जब आपके एडवर्स इफेक्ट जो है हमें दिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात है कि आप किस तरीके से एडमिनिस्टर कर सकते हो क्या टीपीएन, ठीक है। तो एडमिनिस्टर करने के लिए हम यूज करते हैं क्या, सेंट्रल वेन। सेंट्रल वेन आप कब कब यूज कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो अगर कोई 28 डेज के लिए या 4 वीक्स के लिए आपको एडमिनिस्टर करना है टीपीएन, तो उसके लिए हम सब क्लेविगन यूज करते हैं और इंटरनल जुगुलर वेन यूज की जाती है। ये बात है शॉर्ट पीरियड के लिए। यहाँ पे अगर पेरिफेरल की बात की जाए, यानी कि आपका सेकेंड ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा PICC, यानी कि पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर, ठीक है। PICC की अगर बात करें तो अगर मान लो पेशेंट हमारा 4 वीक से ज्यादा 4 to 6 वीक्स यहाँ पे देखने को मिलता है, अगर तब तक हमें टीपीएन प्रोवाइड करना है तो हम पेरिफेरल वेन्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। यूज मोर देन 4 वीक्स, ये कब यूज किया जाता है, जब आपको लगता है कि 4 वीक से ज्यादा हमें देखने को मिलेगा या फिर लेक चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, की इन्फेक्शन के कम चांसेस है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 10%, कि जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का तो वो 10% है। या फिर हम लार्ज वेन का यूज करें, ब्रेकियल वेन, सिफेलिक वेन और बेसालिक वेन, ठीक है, इन वेन्स का हम यूज किया करते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए, कुछ नोट है इंपॉर्टेंट चीजें कि ओनली माइल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, क्या कि जो माइल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं जिनकी ऑस्मोलैरिटी लेस देन 900 मिली ओस्मोल पर लीटर देखने को मिलती है, यूज्ड वाया पेरिफेरल वेन, यानी कि जिनकी ऑस्मोलैरिटी लेस देन 900 मिली ऑस्मोल पर लीटर देखने को मिलती है, वही सॉल्यूशंस हम जो है पेरिफेरल लाइन से उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। एक और है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एडमिनिस्टर वाया पेरिफेरल वेन कैन कॉज फिब्रिलाइटिस एंड स्क्लेरोसिस, यानी कि अगर आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देते हो, ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि अगर आप पेरिफेरल वेन से दोगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन तो आपको वहां पे फिब्रिलाइटिस या फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, स्क्लेरोसिस देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट नोट है, इनको जरूर से याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि आपके क्या क्या टाइप्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के,
कि कौन कौन से टाइप्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस पीएन, ठीक है, यानी कि आपको कंटिन्यूअस करना है, या इंटरमिटेंट पीएन, ठीक है। दो टाइप्स के यहाँ देखने को मिलता है कि एक तो कंटिन्यूअस चल रहा है, एक कभी कभी, यानी कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं इंटरमिटेंट का कि वो क्या करते हैं, कभी जब जरूरत लगती है तो वो हॉस्पिटल आते हैं, टीपीएन कराते हैं और वापस चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें इंटरमिटेंट पीएन की, यूज फॉर 12 to 16 आवर डेज और नाइट, बेस्ट इन्फ्यूजन नाइट टाइम, ठीक है। तो इंटरमिटेंट में हमें यहाँ बात करें कि अगर आपको 12 से 16 घंटे जो है क्या करना है, टीपीएन करना है, तो ये यूजफुल है। या फिर आपको ऐसा लगता है कि जो आपको दिन में काम करने जाना है, तो पेशेंट्स क्या करते हैं, नाइट टाइम में टीपीएन कराते हैं और दिन में अपना काम करने चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर बेस्ट टाइम देखा जाए तो वो नाइट टाइम होता है, नाइट में इन्फ्यूजन कराया जाता है, तो वो बेस्ट टाइम देखने को मिलता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे डिसकंटिन्यूएशन ऑफ टीपीएन, यानी कि किस किस मेथड से हम डिसकंटिन्यू हम कर सकते हैं, क्या एकदम से करें या आपको कम कम करके करना है, ठीक है। तो ग्रेजुअली डिक्रीज द रेट एंड ओरली इनटेक इंक्रीज, यानी कि जब आपको लगे कि हमारा पेशेंट अब क्या कर सकता है, ओरली इनटेक कर सकता है, तो आप ग्रेजुअली जो टीपीएन का देने का आपका रेट है उसको कम कर लो और ओरली जो है वो इनटेक करना स्टार्ट करा दो, इंक्रीज करा दो, ठीक है। यहाँ पे नोट है कि सडन अब्रप्ट डिसकंटिन्यूएशन ऑफ टीपीएन क्या कॉज कर सकता है, कि सडनली आपने डिसकंटिन्यू कर दिया हमारा टीपीएन, तो वो आपको कॉज करेगा हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। अगर आपने एकदम से ही क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया टीपीएन देना, तो वो हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करता है। एडेड रेगुलर इंसुलिन टू प्रिवेंट हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि आपको क्या करते रहना है, आपको इंसुलिन ऐड करते रहना है, जिससे क्या प्रिवेंट होता रहे, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। एडेड हिपैरिन टू प्रिवेंट फिब्रिनोस क्लोट एट टिप ऑफ सेंट्रल कैथेटर, यानी कि आपको हिपैरिन भी कुछ अमाउंट जो है ऐड करते रहना है, ताकि जो ब्लड क्लॉट है वो प्रिवेंट होता रहे, जो हमारा कैथेटर है उसकी जो टिप होती है उस पर ब्लड क्लॉट हो जाता है, उससे प्रिवेंशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो सेंट्रल कैथेटर फॉर टीपीएन कौन कौन से यूज होते हैं, ग्रॉसहॉन्ग, ब्रोइक एंड हिकमैन, ठीक है। तो अगर बात करें सेंट्रल कैथेटर की, तो ये तीनों जो है यूज किए जाते हैं टीपीएन में, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए कुछ और हमारे इंपॉर्टेंट नोट्स है रिलेटेड टू डिसकंटिन्यूएशन के, तो इफेक्टिवनेस ऑफ टीपीएन, नॉर्मल वेट गेन 1 to 2 LBS पर वीक, अगर आपको लगता है कि आपका पेशेंट का वेट गेन हो रहा है 1 to 2 LBS हर हफ्ते, तो क्या है, इफेक्टिवनेस दिख रही है टीपीएन की, ठीक है। इफ वेट गेन मोर देन 10 LBS पर वीक देन कॉज हाइपरवोलेमिक, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि हर हफ्ते 3 LBS जो हमारा पर वीक वेट गेन है वो देखने को मिल रहा है, तो आपको समझ जाना है कि आपका पेशेंट जो है उसको हाइपरवोलेमिया यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। रीफीडिंग सिंड्रोम कब देखने को मिलेगा, कि जो हमारा क्या है, ड्रॉप इन पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड फोस्फेट सीरम लेवल इन मालन्यूट्रिशन स्टार्व्ड क्लाइंट, यानी कि जो रीफीडिंग सिंड्रोम आप बोल सकते हो, तो उसमें क्या होता है, पोटेशियम कम होता है, मैग्नीशियम, फोस्फेट कम होता है हमारा किस किस में, माल नरिश पेशेंट में, और हमारा स्टार्व्ड पेशेंट जो होते हैं उनमें देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कॉम्प्लिकेशन, कि ऐसे कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन है जो टीपीएन से आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो एयर एम्बोलिज्म, कैथेटर एम्बोलिज्म, हाइपरवोलेमिया, इन्फेक्शन, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, न्यूमोथोरेक्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। एयर एम्बोलिज्म कैसे हो सकता है, कि जब आप पेशेंट को क्या कर रहे हो, एडमिनिस्टर कर रहे हो टीपीएन, तो जो आपके एयर बबल है वो किसी भी कारण की वजह से वेन में पहुंच जाए, तो एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। कैथेटर एम्बोलिज्म हमें पता है कि आपको
जो हमारा टिप होती है कैथेटर का उससे कॉज होता है। हाइपरवोलेमिया, अगर आपने ज्यादा अमाउंट में टीपीएन प्रोवाइड करा दिया तो हाइपरवोलेमिया इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपने प्रॉपर ड्रेसिंग मेंटेन नहीं करी, हाइजीन मेंटेन नहीं करी, इन्फेक्शन हो जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है और निमोथोरैक्स भी हो सकता है अगर फ्लूइड ओवरलोड हमारी बॉडी में होता है तो। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो ये सारा हमारा क्या था रिलेटेड टू टीपीएन, क्या क्या हमारा जो कंपोनेंट्स हैं वो होते हैं, कौन सा कंपोनेंट कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्लस आपके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि क्या कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलते हैं। तो मेरा यही कहना है कि यहाँ से यानी कि टीपीएन से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखे गए हैं, तो ध्यान से ये टॉपिक कवर करना, अच्छे से क्वेश्चन जो है इनके सॉल्व करना। एंड थैंक यू वेरी मच वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। और आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल पे भी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।